बड़े भाई साहब। कहानी के दोनों पात्र बड़े भाई साहब और छोटा भाई एक हॉस्टल में रहते थे। बड़ा भाई 9वीं और छोटा भाई 5वीं में पढ़ता था। लेखक ने बड़े भाई साहब पर व्यंग कसते हुए कहा है कि बड़े भाई साहब तालीम यानी शिक्षा जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। लेखक लिखते हैं, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। इन वाक्यों में लेखक ने बड़े भाई साहब के एक ही दर्जे में कई बार फेल होने पर व्यंग किया है। बड़ा भाई स्वभाव से बड़ा अध्ययनशील था, हरदम किताब खोले बैठे रहता और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करता था। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालता, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करता, कभी ऐसी शब्द रचना करता जिसमें न कोई अर्थ होता। एक बार उनकी कॉपी पर छोटे भाई ने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। छोटे भाई ने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाले, लेकिन असफल रहा और उसका बड़े भाई से पूछने का साहस न हुआ। बड़े भाई साहब 9वीं जमात में थे और छोटा 5वीं में। बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना छोटे भाई के लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटे भाई का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए खेलने बाहर मैदान में आ जाता। लेखक कहते हैं, कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर छोटे भाई के प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब छोटे भाई के पास केवल मौन होता। छोटा भाई मौन में ही कह देता था कि उसे अपना अपराध स्वीकार है और बड़े भाई के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में बड़े भाई का सत्कार करे। और बड़ा भाई छोटे भाई से कहता, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी नहीं आएगा। और इस तरह बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत लताड़ता। ये लताड़ सुनकर छोटा भाई आंसू बहाने लगता। इस लताड़ के फल स्वरूप छोटा भाई सोने, उठने, पढ़ने, खाने और खेलने का टाइम टेबल बना तो लेता, लेकिन उस पर अमल न कर पाता और फिर से खेलने चला जाता और टाइम टेबल और पुस्तकें सब भूल जाता। इससे फिर से बड़े भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का मौका मिल जाता। एक तरफ बड़े भाई की डांट और दूसरी तरफ खेल के मोह में फंसे छोटे भाई की स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं, जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। छोटा भाई फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ तो बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई दर्जे में प्रथम आया। अब छोटे भाई और बड़े भाई साहब के बीच में केवल 2 दर्जे का अंतर रह गया। छोटे भाई के जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों ले, लेकिन बड़े भाई इतने दुखी और उदास थे कि छोटे भाई को उनसे दिली हमदर्दी हुई और छोटे भाई को उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब छोटे भाई को ये लगा कि बड़े भाई साहब का उस पर वो रौब न रहा और वो जो चाहे करने के लिए आजाद है। लेकिन एक दिन जब छोटा भाई भौर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर वापस लौटा तो बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को खूब सुनाया और कहा, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। बड़े भाई साहब के इस कथन से लेखक ये स्पष्ट करना चाहती हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होना नहीं, अपितु शिक्षा पर अमल करते हुए बुद्धि का विकास करना है। इस तरह बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को खूब सुनाते और आजकल की शिक्षा प्रणाली को लेकर परीक्षकों और अध्यापकों को खूब कोसते और फिर कहते, लाख फेल हो गया हूँ,
लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। यहाँ लेखक ने बड़े भाई साहब के कथन के माध्यम से सांसारिक ज्ञान को किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। सालाना इम्तिहान फिर हुए। इस बार फिर से बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई फिर से पास हो गया। इस बार बड़े भाई साहब बहुत नरम पड़ गए थे, क्योंकि अब दोनों के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर था। एक दिन छोटा भाई जब कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इस कथन से लेखक ने छोटे भाई की कनकौआ यानी पतंग लूटने की स्थिति को चित्रित किया है कि वो आसमान और कटी हुई पतंग की ओर एकाग्र मन से देखता हुआ दौड़ता चला जा रहा था। और आगे लेखक ने आसमान में उड़ती कटी हुई पतंग की तुलना एक विरक्त मन वाली आत्मा से की है, जो स्वर्ग से निकलकर नए संस्कार अर्थात नए शरीर को ग्रहण करने जा रही हो। फिर लेखक लिखते हैं कि इतने में बड़े भाई साहब भी आ जाते हैं और अपने छोटे भाई को फिर से नसीहत देना शुरू कर देते हैं और फिर से व्यवहारिक ज्ञान की श्रेष्ठता को उजागर करते हैं कि उन्हें दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, छोटा भाई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, चाहे वो MA और DPhil और DLit ही क्यों न हो जाए। और बड़े भाई साहब छोटे भाई पर गुस्सा करते हुए कहते कि वो अपने दिल में ये न समझे कि वो उनसे महज 1 दर्जा नीचे है और अब उन्हें उसे कुछ कहने का हक नहीं है। और समझाते हुए कहते, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस तरह बड़े भाई साहब दुनियादारी की समझ समझाने के लिए अम्मा, दादाजी और हेडमास्टर साहब की दुनियादारी की समझ का उदाहरण देते हुए अपने छोटे भाई को कहते कि उनकी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन वे दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को उन्हें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। बड़ा भाई हेडमास्टर साहब के बारे में बताते हुए कहता कि वे ऑक्सफोर्ड के MA होने के बाद भी उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती है और वे यहाँ हेडमास्टर साहब की डिग्री को बेकार बताता है। हेडमास्टर साहब पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, लेकिन खर्च पूरा न पड़ता था और जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। आगे बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हुए कहते कि वो दिल से गुरूर निकाल दे कि छोटा भाई बड़े भाई के दर्जे के समीप आ गए और इसलिए वो अब स्वतंत्र है। और आगे बड़े भाई साहब छोटे भाई को आश्वस्त करते कि वो उनकी देखरेख में बेराह न चलेंगे। और फिर बड़े भाई साहब ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर छोटे भाई यूं न मानेंगे तो वे थप्पड़ दिखाकर अपने बड़े भाई होने का जता भी देंगे। और बाद में अपने बड़प्पन का रौब भी जताया। इस बार छोटे भाई के दिल में बड़े भाई साहब की सारी बातें उतर गई और उनके प्रति हृदय में और सम्मान बढ़ गया। फिर संयोग से कटा हुआ कनकौआ दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरा और बड़े भाई साहब ने कनकौए की डोर को पकड़ा और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे उनका छोटा भाई भी दौड़ा